गुड आफ्टरनून बच्चों। फोर अब हेडिंग बताइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करा दिया, शायद उसके क्वेश्चन नहीं कराए थे कि क्वेश्चन भी करा दिए थे? नहीं कराए थे। उसके बाद कौन सी हेडिंग रह गई है? मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद बचा क्या है हमारा? क्वांटम नंबर। नहीं यार, कुछ तो था, मैंने कहा था कल आके पढ़ाऊंगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाँ। डी ब्रॉगली पढ़ा दिया है। अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी भी है। फिर क्वांटम नंबर। आज 12 है तो 11, 10। आपके यहाँ पे क्लास मैं छोड़ता हूँ 3 बजे के आसपास, है ना? तो फिर ये पीपीटी मेरी होनी चाहिए। आज नहीं खत्म होगा, आज तो क्वांटम नंबर चालू होगा। कल में भी, कल के लिए रह जाएगा 1 घंटे से 1.5 घंटे का। अच्छा, आज आप 6 बजे तक बैठ जाओगे तो कर देंगे। हाँ, 6 बजे तक बैठोगे तो पूरा। नहीं भाई, यहीं रहेंगे ना बच्चों, कल नहीं जाएंगे। कल तो अभी चैप्टर ही चलेगा यार, कैसे चले जाएंगे यार? वो कहाँ चला गया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब आप लोग याद करोगे तब आ जाएंगे। मीनू में है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन सीट, यहीं पे करनी है। और यदि आप बढ़ाना, एमडी सर का फोन क्यों आ रहा है?
लोगों को पता चल जाएगी, शायद खजाना जाना ढूंढ लिया हो कोई। चलिए, अच्छा क्वेश्चन वाली बात तो भूल ही गया। हम्म, हाँ बेटे, एटॉमिक नंबर ये भी करोगे तुम लोग? कर देंगे यार, इसमें उसके क्वेश्चन नहीं है क्या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के? ये किसका क्वेश्चन है? एक मिनट ना, आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इसमें क्वेश्चन है नहीं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन एक ये है। हम्म, कोई बात नहीं, एक साथ क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कराता हूं। इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन नहीं है पीपीटी में, ठीक है? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। अच्छा देखिए, मुझे लगा था इस पीपीटी में है, मगर उसमें भी नहीं है। तो कल मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन डाल के लाऊंगा पीपीटी में। अब जरा देखो यार, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उसको बताते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो ये होता है क्या? ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब दूसरा पॉइंट जरा समझो, ब्लैक बॉडी होती क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है ऐसा, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है कि जो सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ इमिट ना करे, उसको कहते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो सभी तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और किसी भी तरह की कोई वेवलेंथ रिलीज ना करे, इसको बोला जाता है परफेक्ट ब्लैक बॉडी। मगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी कोई है ही नहीं। तो आप जिन ब्लैक बॉडी को पढ़ते हो वो ये है, वो क्या होती है? वो सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ रिलीज करते हैं। सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करेंगे। तो क्या है? एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ, सभी तरह की वेवलेंथ को ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंड रिलीज सम स्पेसिफिक वेवलेंथ, स्पेसिफिक वेवलेंथ, और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करेंगे। इसी को कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? इस फिनोमिना को कहते हैं कि सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करना। जैसे देखो, ये इसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको भी एब्जॉर्ब कर रहा है। रिलीज वो क्या कर रहा है? कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज कर रहा है। ये देखो, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? जो सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करे, उसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब होता है, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ जब रिलीज होती हैं, तो उसकी एक कंडीशन है। वो क्या है जरा देखो, ये जो इमिटेड रेडिएशन है, इमिटेड रेडिएशन इज ओनली ए फंक्शन ऑफ रेडिएटर टेम्परेचर। जो भी वेवलेंथ रिलीज हो रही है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। किसके? ब्लैक बॉडी रेडिएटर के, जो इमिट कर रहा है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इमिटेड रेडिएशन इज ओनली ए फंक्शन ऑफ रेडिएटर टेम्परेचर। और जब रेडिएटर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट करता है। ये देखो, इंटेंसिटी है, जो वेव लेंथ रिलीज हो रही है उनकी इंटेंसिटी, उनकी वेवलेंथ, और ये टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 300 है, 3000 है, इंटेंसिटी कम है। ये देखो, ये इंटेंसिटी हाइट है ना,
जब टेम्परेचर बढ़ा दिया इंटेंसिटी बढ़ गई, टेम्परेचर और बढ़ा दिया इंटेंसिटी और बढ़ गई। ये देखो है, तो ये ग्राफ बनता है। तो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ कैसा है, इंटेंसिटी हमारी वाई एक्सेस पे है और वेवलेंथ हमारी एक्स एक्सेस पे है। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ only depend upon temperature। ये देखो जो रेडिएशन की वैल्यू है, इमिटेड रेडिएशन इज ए ओनली फंक्शन ऑफ रेडिएटर टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। कर कैसे रहा है, तो देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, चेक करो इंटेंसिटी हाइट है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी बढ़ रही है। मगर जिस समय इंटेंसिटी पीक पहुंच रही है, गौर से ध्यान दीजिएगा सब लोग, उस समय वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। देखो हाइट देखो, वेवलेंथ इधर की ओर शिफ्ट हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है, चेक कर लो इधर की ओर जा रहा है, इसका पीक यहां पे, इसका पीक यहां पे, इसका पीक यहां पे है, और ये क्या है, वेवलेंथ की वैल्यू है। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जो पीक बना रही है। हाई इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। ये देखो वेवलेंथ ऑफ हाई इंटेंसिटी, जिनकी इंटेंसिटी हाई है वो डिक्रीज कर रही हैं। देखो अभी तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन में कोई क्वेश्चन नहीं आया। लास्ट ईयर 2024 में जो सेकंड पेपर हुआ था, कैंसिल, कुछ लोगों का अलग पेपर कराया गया था ना, उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्वेश्चन है, नहीं तो पिछले 7-8 साल से कोई क्वेश्चन नहीं। तो जो पेपर अभी कैंसिल हुआ था उसमें है। उसमें क्या क्वेश्चन है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, आप पुराने बैच में देखो या आपके बैच में तो पढ़ा ही रहा हूं, यही पढ़ा रखा है। उन्होंने इस पर स्टेटमेंट बनाए हैं, 3-4 स्टेटमेंट दिए और उसमें से सही गलत चूज करने को कहा है। तो जैसे एक ये बात लिखाई, एक ये बात लिखाई, एक ये बात लिखाई, इन्हीं को स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और इन स्टेटमेंट को मिलाकर एक क्वेश्चन बना लिया है उन्होंने। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वैसे तो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक है, मगर ध्यान रखना पेपर में कुछ भी आ सकता है। जो नोटबुक में आपको लिखाया जा रहा है उतना आपको हमेशा आना चाहिए, क्योंकि पेपर ना तो हम बनाते हैं ना आप बनाते हो, मगर 80% 90% पेपर वही आता है जो फ्लो में चलता है। फ्लो मतलब कि जहां से क्वेश्चन आते हैं वहीं से आते हैं, मगर हर बार 10-5% का वेरिएशन 15% का रखता है। जैसे सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन है, उसमें यही स्टेटमेंट है। अब यार इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस ग्राफ पे बन सकता है ऐसे, देखो अच्छा छाप लो, यहीं पे बना देता हूं, यहां पे भी तो जगह ही है। देखो इधर इंटेंसिटी है, इधर रेडिएशन की वेवलेंथ है। हमने ये ग्राफ बना दिए, ये T1 टेम्परेचर पे है, ये T2 टेम्परेचर पे। एक आया ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, बताओ T1 ग्रेटर देन T2 है, T1 लेस देन T2 है, T1 बराबर T2 है। अभी तो ग्राफ तुम्हारे सामने है, तो आंसर तुरंत पकड़ लोगे, है ना, कि भाई देखो पीक ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के। तो तुमने कहा भाई T1 बड़ा है T2 से, मगर जब पेपर में आएगा तो ग्राफ तुम्हारे सामने थोड़ी होगा, तो तुम्हें ग्राफ ही याद नहीं होगा, और ये पॉइंट याद नहीं होंगे तो निकलेगा नहीं। तो जरा पॉइंट याद रखना, ग्राफ नहीं भी याद रहेगा तो पॉइंट याद रखना। और किसी को ग्राफ याद रखने में दिक्कत आए तो मैं बताता हूं इसको, ये किसके सिमिलर है। आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ पढ़ा था, कोलिजन थ्योरी में लास्ट में, तो ग्राफ लगभग ऐसा ही है, बस ये थोड़ा सा इस साइड था, है ना, ऐसे कर्व फॉर्म में जाता था,
टेम्परेचर बढ़ाओ तो उधर का जो हमारा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उधर बढ़ जाते थे, मगर कुछ ऐसा ही था, टिक के निशान जैसा। तो ये भी ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और ये जो पॉइंट लिखे हैं ये ध्यान रखना, क्वेश्चन अब ऐसा आ सकता है कि हाँ भाई मान लो उसको मन है कि नहीं हम तो भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन से भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो अब जितनी थ्योरी है उतने से तो बनाओगे। तो अब आप न्यूमेरिकल टाइप का ऐसा बना सकते हो, स्टेटमेंट वाला बनाओगे तो जो ऊपर मैंने पॉइंट लिखे हैं उससे बनाओगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं करते, वो सिर्फ ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या होता है, सभी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करना और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को रिलीज करना, उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। वो जो रेडिएशन हो रहा है वो ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, रेडिएशन जो है ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है रेडिएशन का, रेडिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटेंसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाई इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये देखो, ठीक है। तो इस ग्राफ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ग्राफ भी एनसीईआरटी में बना है, तो क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। ना तो किसी बुक में इस पर क्वेश्चन है और ना कहीं है, तो मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया है और थ्योरी भी बता दी है। अब जरा देखो यार, अब बात करने जा रहे हैं हम लोगों के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन नहीं हुए, ध्यान रखिएगा। अनसर्टेनिटी, वैसे मुझे याद रहता है, मुझे लगा था उस पीपीटी में है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है जरा इसको बताते हैं। ये क्या चीज है, देखो बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, ऐसे तो दिखता नहीं है, मैंने एक माइक्रोस्कोप से इसको देखने की कोशिश की। ये देखो, अब गौर सुनिएगा, अभी इसकी पोजीशन ये है जहां पर ये रखा हुआ है, क्लियर है। अब मैंने इसको देखा, तो यार आप सभी जानते हैं कि हमारा फिगर कैसे बनता है, ठीक है। रेस जाएंगी, पार्टिकल से कोलिजन करेंगी, वापस आएंगी और रेटिना पर फिल्म बनाएंगी, यही तो रूल है। तो यार इससे रेज निकली, इससे टकराई, फिर वापस जाएंगी और रेटिना पर फिल्म बनाएंगी। अब गौर से देखो, हमारे ऊपर रेज टकराती हैं, ठीक है, हम आप लोग हमें देख पाते हो या आप लोगों को हम देख पाते हैं, मगर आपकी लोकेशन में चेंज नहीं आता है, मेरी लोकेशन में चेंज नहीं आता। मैं डेस्क से यदि 12 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं, आप कहोगे नहीं सर मैंने जैसा देखा है उसके हिसाब से आप डेस्क से 12 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, रियलिटी में चेक किया जाएगा तो मैं 12 सेंटीमीटर दूर खड़ा पाऊंगा। क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी को तो मैं एब्जॉर्ब कर जाता हूं, मेरे इतना बड़ा मास है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इतना बड़ा मास है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर -31 kg का है, बहुत छोटा मास है, उसके लिए ये एनर्जी पहाड़ जैसी है। जैसे एक चींटी को इतना बड़ा पेन ले जाने के लिए क्या लगेगा कि नामुमकिन चीज है, आप क्या है इसको उठाते रहते हो, टहलाते रहते हो, घुमाते रहते हो, है कि नहीं। तो बस वही हाल इसका है यार, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आप नहीं हो। इलेक्ट्रॉन जो है या प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके मास जो है 10 की पावर -31, 10 की पावर -27 kg है, तो उनके लिए ये हाई एनर्जी है। तो जब इसकी फिल्म बनी तो तुम्हें दिखाई दिया यहां पे, क्यों, क्योंकि इस पे टकराया है, मगर इतनी एनर्जी पाकर ये या तो इधर शिफ्ट हो गया या इधर शिफ्ट हो गया या इधर शिफ्ट हो गया, या 3 डायमेंशनल स्पेस है कहीं भी जा सकता है। तो उसकी पोजीशन में इतनी अनसर्टेनिटी बताई गई, तुमने कहा यहां है, रियलिटी में वो यहां है, उतनी एनर्जी पाके वो उधर शिफ्ट हो गया। तुमने कहा यहां है, रियलिटी में वो इधर आ गया। तो डिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, डेल्टा एक्स।
जितनी तुम वैल्यू बता रहे हो उससे थोड़ा आगे पीछे है। अब तुमने कहा यार इसका मोमेंटम इतना है, जब एनर्जी मिली तो मोमेंटम भी चेंज हो गया, तो उसके मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, डेल्टा पी, इतना चेंज आ गया। तो हाइजेनबर्ग ने बताया कि यार आप यदि किसी ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही छोटे पार्टिकल है उनकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट करोगे तो एक साथ कैलकुलेट करने में एरर आएगी। तो लोगों ने कहा ठीक है यार आने दो, इसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा वो एरर कितनी होगी वो मैं आपको निकाल के बताता हूं। तो उन्होंने बताया कि यार जो एरर है वो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का मल्टीप्लाई h/4 पाई से बड़ा होगा या बराबर होगा। डिस्टेंस में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लायर h/4 पाई के या तो बराबर है या उससे बड़ा है। इसका मतलब यदि आपसे कहा जाए मिनिमम अनसर्टेनिटी दोनों की कितनी होगी, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इसके बराबर होगी। मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, क्यों ग्रेटर लगा है अपना, कुछ भी हो सकती है, मगर मिनिमम फिक्स है कि मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम का मल्टीप्लायर h/4 पाई के बराबर होगा। अब मैथमेटिकली साफ साफ पता चल रहा है, चेक करते जाइएगा मेरी बातों को। तो मैथमेटिकली अभी देखना कैसे पता चलेगा, इतनी बात ठीक है। अब जरा देखो, यदि मैं मोमेंटम की वैल्यू डाल दूं, तो जब आप मोमेंटम की वैल्यू डालोगे तो अब आप बताओ मास क्या हमारा चेंज होता है, नहीं, डेल्टा किस में लगेगा, वेलोसिटी में लगेगा। मास तो तब चेंज होता है जब आप स्पीड ऑफ लाइट के आसपास चल रहे हो, तब आप मूविंग मास की बात कर सकते हो, नहीं तो रेस्ट मास और मूविंग मास लगभग बराबर चलते हैं। तो इसका मतलब डेल्टा जो है मास में लगा ही नहीं होगा, तो ये डेल्टा किस में लगा होगा, वेलोसिटी में। तो ये फार्मूला कुछ ऐसा आया होगा, है कि नहीं। हाँ, तो मास इलेक्ट्रॉन का है मगर वो लाइट की स्पीड से थोड़ी ट्रेवल कर रहा है। कोई भी मास, इलेक्ट्रॉन नहीं, हम आप कोई भी मास यदि लाइट की स्पीड के आसपास ट्रेवल करने लगेगा तब उसका रेस्ट मास और मूविंग मास अलग आएगा। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे वेव में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन हो या हम हो, यदि हम लोग रेस्ट में है तो मास सेम ही रहेगा, मूविंग मास रेस्ट मास। या हम रेस्ट में नहीं भी हैं, मूव भी कर रहे हैं मगर एक नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहे हैं तो भी वही रहेगा, मूविंग मास और रेस्ट मास बराबर रहेगा। मूविंग मास तब अलग होगा, रेस्ट मास तब अलग होगा जो जब कोई लाइट की स्पीड के आसपास चल रहा हो, तब आप रेस्ट मास और मूविंग मास दो अलग अलग वैल्यू होंगी, तब आप रेस्ट मास को नहीं रख सकते हो, फिर वहां मूविंग मास रखना पड़ता है। उससे पहले नहीं, उससे पहले रेस्ट मास मूविंग मास सब बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, हम कब कह रहे थे कि ये लाइट की स्पीड से भाग रहा है, तो हम लोग यहां मूविंग मास रखें, ठीक है ना, बात समझ गए। जिसका भी क्वेश्चन था, मैं ध्यान नहीं दे पाया किधर से आया था। अब यार मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, तो जब मैं इधर ले गया तो इस चीज को मैंने ऐसे लिखा, गौर समझते जाइएगा। आप चाहो तो ऐसा लिख लो, तो इसकी मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो गई, डिस्टेंस और वेलोसिटी की मिनिमम अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी है, h/4 पाई m। अब देखो मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको प्रूफ करके दिखाता हूं। मास ज्यादा होगा तो अनसर्टेनिटी क्या होगी, कम होगी, है देखो साफ साफ दिख रहा है। और मास हम लोगों का ज्यादा नहीं है, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है ना, उसके हिसाब से कुछ ऐसा ही कंपेयर है जैसे अपना कंपेयर अर्थ से, वही हाल है उसका और अपना। तो मास बहुत ज्यादा होगा तो अनसर्टेनिटी बहुत कम होगी। तो ये टेंस टू इन्फिनाइट भाग रहा है उसके हिसाब से, ये टेंस टू इन्फिनाइट भाग रहा है तो ये टेंस टू जीरो भाग रहा है, इसलिए हम लोगों में ऐसी अनसर्टेनिटी आती नहीं है। जबकि हाइजेनबर्ग ने हर पार्टिकल के लिए ये रूल दिया है, मतलब हम लोगों के लिए भी दिया है, मगर हम लोगों में ये वैल्यू निग्लेजिबल होती है, इतनी निग्लेजिबल की दिखती नहीं है। जैसे मान लो आ जाए 10⁻31 सेंटीमीटर, इतनी एरर आई है, 10⁻31 सेंटीमीटर लिख के दिखाओ, तुम पॉइंट बनाओगे ना, वो भी 10⁻31 सेंटीमीटर से 2 4 10 लाख गुना बड़ा होगा, उतनी डिस्टेंस भी, तो उतनी एरर दिखाओगे कैसे, स्केल ही नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वो इतनी छोटी वैल्यू है, इतनी छोटी वैल्यू है कि आपने अभी तक ऐसा कुछ मेजर ही नहीं किया है। और ऐसा आएगा क्यों, क्योंकि तुमने इसको इतना बड़ा कर दिया है।
तो ये वैल्यू क्या होगी, एरर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मगर यदि ये वैल्यू छोटी हो तो एरर अच्छा खासा आएगा, काउंटेबल आएगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इनके मास क्या है, निग्लेजिबल है। तो इनमें ये एरर दिखेगा, विजुलाइज होगा। हम में, तुम में 1 किलो के पार्टिकल में और ये बॉटल वॉटल में ये एरर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये मास उसके मास से मिलियन ट्रिलियन गुना भारी है, बहुत बड़ा है। उसके लिए ये पेन भी अर्थ जैसा है कि अरे ये पेन, अरे भाई इतनी बड़ी चीज हो सकती है क्या, उसको ये लगेगा कितनी बड़ी चीज हो सकती है। क्यों? इसका मास भी 1 ग्राम से ज्यादा होगा। इसका मतलब तुम 10 की पावर 31 गुना भारी मास लेके बैठे हुए हैं। और 10 की पावर 31 गुना भारी मास एक बार लिख दो और उसको पढ़ दो तो वो अर्थ के मास से भी जाने कितने लाख गुना भारी हो जाएगा। हाँ बेटे, नहीं, अनसर्टेनिटी इसलिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी जो ये मास है ये इतना कम है कि थोड़ी भी एनर्जी मिलेगी तो ये अपने को मूव कर पाएगा, है ना। थोड़ी भी एनर्जी मिलेगी तो ये मूव कर पाएगा, और एनर्जी मिलेगी जरूर। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में बताया गया है कि फिगर बनेगा ही तभी, तुम्हें लोकेशन दिखेगी ही तभी। जब तक रेस टकराएंगी नहीं तब तक फिगर बनेगा नहीं। हाँ, दोनों एक साथ देखो, कोई एक भी 100% एक्यूरेसी के साथ कुछ मेजर नहीं होगा। बस ये होगा एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू घट रही है, कंपेरिजन। तो मैं अभी स्टेटमेंट भी लिखूंगा, मगर पहले मैं समझाना चाह रहा था, एक एक करके समझाता हूं। ये बात ठीक है? अच्छा, ये बात ठीक है। तो हमारे दो फार्मूले आए, एक ये आया और एक ये आया। अब गौर सुनिएगा। अब यार इस चीज को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं जो मैथमेटिकल लिखा है। तो इन्होंने कहा देखो यार, साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मोमेंटम एंड पोजीशन of electron does not measure approx 100% correct। इन्होंने बताया साइमल्टेनियसली, एक साथ दो वैल्यू को आप 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते हो। यदि आपको एक को मेजर करने में जाओगे तो दूसरे में थोड़ी ज्यादा एरर आ जाएगी। इनका बस ये कहना है, इसीलिए उन्होंने मल्टीप्लायर लगा रखा है। क्यों? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लायर तो फिक्स है। तो जब दोनों का मल्टीप्लायर फिक्स है तो तुमने क्या किया, इस वैल्यू को बहुत करेक्ट मेजर किया, इसको 10 to 0 करोगे तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर क्या है, फिक्स। मल्टीप्लायर क्या है, h/4 पाई। h वेरिएबल होता है, 4 पाई वेरिएबल होता है नहीं। तो मल्टीप्लायर तो फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि एक की एरर कम करोगे तो अपने आप दूसरे की बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लायर तो उतना ही लाना है, x इंटू वाई इक्वल टू 10 लाना है। x की वैल्यू आप कम करते चले जाओ। अभी क्या था, 2 इंटू 5। अब तुमने इसको 1 कर दिया तो अपने आप वो 10 हो जाएगा। तुमने इसको 0.5 कर दिया तो अपने आप वो 20 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर तो फिक्स है। तो उन्होंने इसी बात को, ये जो लैंग्वेज लिखी है ना, इसी को लैंग्वेज में छाप दिया है। मतलब ये जो फार्मूला लिखा है उसी को लैंग्वेज में छाप दिया है कि साइमल्टेनियसली मोमेंटम एंड डिस्टेंस या पोजीशन, मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट मेजर 100% एक्यूरेटली। कि आप दोनों की वैल्यू को एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते हो। तो लोगों ने पूछा यार ठीक है, ये आप बात सही कह रहे हो, मगर वो एरर होगा कितना? तो वो उन्होंने लिख के दिखाया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h/4 पाई। और मिनिमम अनसर्टेनिटी इतनी आई और वेलोसिटी की मिनिमम अनसर्टेनिटी इतनी आई। अब हमारे पास सिर्फ इतनी इक्वेशन है। अब गौर समझो, एक हमारा क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट वाइज, तो उसमें ये स्टेटमेंट लगेगा और ये स्टेटमेंट लगेगा कि मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी पॉसिबल है, मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज आएगा तो ये जो इक्वेशन लिखी है इन्हीं से स्टेटमेंट बनेगा।
या फिर उनका एक स्टेटमेंट जो उनका प्रिंसिपल है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन जनरली इससे आता है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन या तो इस फार्मूले पे आता है या इस फार्मूले पे आता है। कैसा आता है मैं आपको करके दिखाता हूं कि कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन तो तुमसे यही पूछा जा सकता है, इफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम और equal, then calculate uncertainty in velocity। तो velocity में uncertainty बताओ। मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए, ये देखो। अब जरा देखिए बच्चों, वो क्या कह रहा है, अनसर्टेनिटी किसकी किसकी बराबर है, मोमेंटम और पोजीशन की अनसर्टेनिटी बराबर है, और निकालनी किसकी है, वेलोसिटी की। इसका मतलब हमें v चाहिए क्योंकि उसकी तो निकालनी है। तो हमारा फार्मूला ये हुआ, हम मिनिमम अनसर्टेनिटी मान के फार्मूला यूज करते हैं। अब देखो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रख दे, या डेल्टा पी की जगह डेल्टा एक्स रख दे। अब यदि हम डेल्टा पी की जगह डेल्टा एक्स रख देंगे तो वी का टर्म आएगा ही नहीं, हमें चाहिए वी का टर्म, इसलिए हमें डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रखना चाहिए। अब इसकी वैल्यू रख दो, ये वैल्यू आ गई, ये देखिए। अब आप अंडर रूट ले लोगे, अब अंडर रूट के बाहर निकाल लो, m बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया, h और पाई बचा। तो एक क्वेश्चन ये देखो, अलग अलग मेजर कर सकते हैं, मतलब क्या है, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। फिर जब एक साथ मेजर करना है तो नहीं हो पाएगा, अलग अलग आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी वैल्यू कहाँ है आपके पास, जैसे मैंने एक मेजर की तो दूसरी वैल्यू हमारे पास ही नहीं, और जब तुम दूसरी वैल्यू मेजर कर रहे हो तो पहली वैल्यू नहीं है ना। तो ये, हाँ बेटे, एक बार वापस आते हैं। हाँ, पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। जब तुम पोजीशन मेजर कर रहे होगे तो मोमेंटम में एरर आ रहा है, मगर हम उसको मेजर ही नहीं कर रहे हैं, आने दो एरर। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मोमेंटम का पोजीशन से क्या लेना देना। आप इस चीज को जीरो कर रहे हो, ये चीज बढ़ रही है, मगर हमें लेना ही देना नहीं है, हमें तो इससे लेना देना है ना, क्योंकि हम अकेले इसको मेजर कर रहे हैं। हा? अरे भाई, टेंस टू जीरो का मतलब होता है इक्यूरेटली तो आप किसी चीज को मेजर नहीं करते हो। जब ये टेंस टू जीरो हो रहा है तो ये टेंस टू 4 पाई अपॉन इतना हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लायर तो सेम है ना। तो यदि आप अकेले पोजीशन मेजर कर रहे हो तो ठीक है, कर दो, वो 99.999 एक्यूरेटली मेजर हो गई। मोमेंटम में बहुत बड़ा एरर आ गया, मगर अपने को लेना देना कहां है, आप तो अकेले में पोजीशन मेजर कर रहे हो ना, तो मोमेंटम की चिंता कर क्यों रहे हो। ठीक है,
तो जब पोजीशन के लिए हम उस पर लाइट डाल रहे हैं कि भाई पोजीशन कितनी गई, तो हम उसको एरर को भी मेजर कर रहे हैं कि यार देखो ये अभी यहां पर है, सपोज करो ये लोकेशन है, इसके कुछ कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये है ऐसे, हमें पता है कि यदि इतनी लाइट पड़ेगी तो वो इतनी डिस्टेंस चल सकता है। हमने क्या किया, उस कोऑर्डिनेट में इतनी डिस्टेंस जोड़ दी और नया कोऑर्डिनेट बना दिया, तो पोजीशन मेजर हो गई, बस बात खत्म हो गई। अब मोमेंटम की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। अब हम मोमेंटम कर रहे हैं तो हम पोजीशन की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि वो कहां पे है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों को एक साथ मेजर करने की बात कर रहे हैं कि दोनों को एक साथ जब मेजर करोगे तो उनकी एरर का मल्टीप्लाई ये है, एरर का मल्टीप्लाई ये है। वो कह रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों को यदि एक साथ मेजर करने बैठोगे तब एरर का मल्टीप्लाई इतना आएगा। किसी एक की तो वो बात ही नहीं कर रहे, उसके लिए तो उन्होंने ला ही नहीं दिया है, प्रिंसिपल ही नहीं दिया है कि किसी एक को करेंगे तो क्या होगा। वो कह रहे हैं एक को तुम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये दोनों को एक साथ किया जाएगा तो क्या घटना घटेगी वो उन्होंने बताया है। एक को आप कर लो, अब तो हो भी जाएगा, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई है, बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, ये तो आप बहुत पुराना रूल पढ़ रहे हो ना। अब तो बहुत तरह के फिगर आ गए हैं जिनमें हमको रेस डालनी भी नहीं पड़ेगी, तब भी इमेज बन रही होगी किसी ना किसी तरह की, रिफ्लेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो करा दें एक। अब देखो यार, ये नहीं है ना, ये चेक करो, ये है, देखो, द मास ऑफ ए क्रिकेट बॉल इज 0.21 किलोग्राम if the order of uncertainty in position is 100 picometer then uncertainty in its velocity will be। तो भाई ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा इस पे, बिल्कुल फार्मूला लगाना होगा, कुछ नहीं करना होगा। डेल्टा एक्स डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितनी है, इतनी पिकोमीटर है कि नहीं। वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकालनी है, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, पाई पाई ये 22/7 एम। अब किसकी बात कर रहा है, क्रिकेट बॉल की, उसका एम दिया है। किस में रखोगे, केजी में कि ग्राम में, तो हम लोग इसमें किस में रखे, ग्राम में रखे, तो कितना आ जाएगा। अब हमें सब कुछ सॉल्व कर देना है, तो सब कुछ सॉल्व कर दोगे तो कोई एक आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है, जो भी मिल जाए, ए बी सी डी डी में कोई भी मिल जाएगा, एक मिल जाएगा, बस कैलकुलेशन करनी है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूला बेस्ड आया है, मगर 4-5 साल में एक बार इसका भी क्वेश्चन आता है, 4-5 साल में, जैसे पिछले 4 साल से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मगर यदि आप उसके पीछे जाओ तो आया है अभी तक, मतलब पिछले 10 साल में यदि हम काउंट करें तो 1-2 बार आ चुका है अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन। तो जो भी आया है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आया है, या फिर अभी ये वाला जो मैंने पढ़ाया वो उस तरह का भी नहीं आया है, वो तो किताबों का क्वेश्चन है, वो किताबों का क्वेश्चन है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है, इस पर जो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आएंगे। आप फार्मूले को अच्छे से याद रखो, और जो थ्योरी के 4-5 स्टेटमेंट बताए हैं, जो भी पॉइंट बताए हैं, उनको याद रखो कि हाँ भाई अब क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। जैसे मैंने ये मिनिमम लिखा है, ये लिखा है, ये क्यों लिखा है कि अब वो क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बना सकता है, हो सकता है इस पे बना दे, हो सकता है इस पे बना दे, तो वो सारी बातें मैंने लिख दी हैं, जैसे आप क्या है कर पाओ। अब जरा देखो यार बच्चों, अब हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, जरा देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, ठीक है, कि वो क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन रह गए हैं, मुझे याद दिला देना, वैसे मुझे याद रहेगा क्योंकि अभी इसमें है नहीं सीट में, तो कल लेके आऊंगा।
इसी को कहते हैं वेव मॉडल ऑफ एटम। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा और सुनिएगा। लोग कहते हैं ये टफ है, वैसे टफ ही है, ठीक है, मगर आप समझ जाओगे क्योंकि आप टैलेंटेड हो। गौर सुनना मेरी बात को बस। देखो यार बच्चों, सबसे पहली बात, डी ब्रॉगली ने आपको क्या बताया, हर पार्टिकल के पास ड्यूअल कैरेक्टर है। तो अभी तक जितने मॉडल थे वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के बताए गए थे। बोहर ने भी इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना था, है ना, तभी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताई, तभी तो उसका मास निकाला, तो उन्होंने भी पार्टिकल मान के किया था। मगर ये हुआ कि पार्टिकल मान के तो बहुत सारे मॉडल आ गए। एक काम करो, एक बार वेव मान के करो, कि इलेक्ट्रॉन को वेव मानो। क्यों? क्योंकि जो हमारे डी ब्रॉगली भाई साहब हैं वो बता चुके हैं कि हर सबके पास ड्यूअल कैरेक्टर है। तो यार ड्यूअल कैरेक्टर है तो एक बार इसको वेव मान लो। तो ये हुआ, ठीक है मान लेते हैं। तो जब वेव मानने की बात आई तो पूछा गया कौन सी वेव मानोगे, क्योंकि वेव तो बहुत सारी होती है। तो उन्होंने कहा क्या करो, इलेक्ट्रॉन को एक स्टेशनरी वेव मानो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, स्टेशनरी वेव माना गया है। तो इन्होंने कहा यार क्या है, अब हम इलेक्ट्रॉन को वेव मान के चल रहे हैं, इसको एक वेव सपोज कर रहे हैं। पहला पॉइंट समझो, ठीक है, लोगों ने कहा ठीक है वेव सपोज कर लो। दूसरा, इसको कौन सी वेव मानोगे, तो उन्होंने वेव का बता भी दिया कि कौन सी वेव माननी है, स्टेशनरी वेव माननी है। लोगों ने कहा ठीक है। अब स्टेशनरी वेव की इक्वेशन, जर्नल इक्वेशन ये आ गई। बायोलॉजी कह रहे हैं, फिजिक्स में अभी वेव नहीं पढ़ा क्या, अभी बाकी है? तुम कहां पाए जा रहे हो, मतलब किसका क्वेश्चन था, क्वेश्चन किसका था ये मैं पूछ रहा हूं। तो देखो, एक स्टेशनरी वेव मानी गई, साई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक। तो उन्होंने कहा ठीक है यार आप इलेक्ट्रॉन को वेव मानो, उन्होंने कहा मान लिया भाई। उन्होंने कहा एक काम करो, कौन सी वेव मान ली, स्टेशनरी वेव मान ली। उन्होंने कहा ठीक है मान लो यार। हम लोगों ने सिंपल फॉर्म ऑफ वेव दिखा भी दिया कि भाई देखो यार वेव देखने में ना एक सांप जैसी होती है। अब कौन सा सांप है ये तो इतना टैलेंट नहीं है मेरे पास, जितना नॉलेज है उतना बता रहा हूं। नागिन है, नाग है, ये नहीं पता है। देखो उन्होंने कहा यार एक वेव है इस तरह से, इसमें देखो प्लस और माइनस ये वेव के फेज है, मैथ के साइन नहीं है, वेव के फेज है, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो प्लस फेज माना जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस फेज माना जाता है। ये फिर से बता रहा हूं, मैथ के साइन नहीं है ना, ये चार्ज के साइन है, ये फेज के साइन है, ठीक है। अपवर्ड को प्लस फेज माना जाता है, डाउनवर्ड को माइनस फेज माना जाता है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जरा गौर समझना, अब यार कोई इक्वेशन हाथ लगेगी तो उसको उठा के तुम सॉल्व करोगे। तो जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बहुत सारी नई इक्वेशन और कुछ वैल्यू आती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, मेरे पास यार एक इक्वेशन बहुत सिंपल लिखी है, देखना सारे लोग। अब मैंने कहा यार इसको सॉल्व कर लो, ये एक इक्वेशन लिखी, अब इसको सॉल्व करो तो देखना जरा, ये इंटू ये मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लायर कितना है 0, तो कोई एक तो 0 होगा ही। तो यार आपने इसको क्या किया, या तो आपने ये कहा कि ये 0 है या तो ये 0 है। तो देखो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई एक ये आ गई। अब जब इनको सॉल्व करोगे तो वैल्यू भी आएंगी, ये देखो जैसे इस कॉम्प्लेक्स की वैल्यू भी आ गई। यही तो आंखों का धोखा है। +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब +-2 है। ये +2 है या -2 हम में से कोई नहीं जानता है, मगर ये पता है न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, मगर +2 है या -2 हम में से कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन लिखी है x² = 4, तो x = -2 भी होगा तो भी 4 आएगा, +2 होगा तो भी 4 आएगा। तो इसका मतलब हमें पता ही नहीं है कि +2 है या -2। मगर देखो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो कई इक्वेशन मिल रही है और वैल्यू भी मिल रही है।
है कि नहीं, वैल्यू भी मिल रही है। इतनी बात क्लियर है। तो यार ये देखो हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने उठा के सॉल्व किया। तो जरा देखो, अब मैं आपको इधर भी लिखूंगा और इधर थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट भी बनाता जाऊंगा, जैसे आपको बहुत सिंपल फॉर्म में ये चीज समझ में आ जाए। हमें मिली एक इक्वेशन, ये वेव की इक्वेशन है। ए साइन ओमेगा टी, इसमें साई क्या है ये थोड़ा लिख देता हूं, वहां पे y इक्वल टू होता है, तो रिप्रेजेंटेशन थोड़े चेंज किए हैं, है सिमिलर। देखो साई यहां क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है, इसकी प्रेजेंस को। साई रिप्रेजेंट करता है क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब साई ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है। साई रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बहुत कम है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं है। अब हमें एक इक्वेशन मिल गई, हमने इसको उठा के सॉल्व किया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो दो तरह की इक्वेशन आई, गौर सुनिए। जब आपने इसको सॉल्व किया तो देखो, गौर सुनना, एक इक्वेशन आई है जिसमें सिर्फ एक्स वेरिएबल है, एक इक्वेशन आई है जिसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है कि नहीं, चेक करो। एक ऊपर वाली इक्वेशन में सिर्फ एक्स वेरिएबल है, नीचे वाली में एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है। तो इन्होंने कहा कि जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो दो तरह की इक्वेशन मिली। एक ऐसी इक्वेशन जिनकी वैल्यू सिर्फ आर पे डिपेंड करती है, आर मतलब रेडियस ऑफ एटम, और एक ऐसी इक्वेशन जिनकी वैल्यू एंगल पे डिपेंड करती है, जो हमारे थ्री डायमेंशनल एंगल है। तो ऐसी इक्वेशन जो आर पे डिपेंड करती है उनको बोला जाता है रेडियल वेव फंक्शन या रेडियल वेव इक्वेशन। आप रेडियल वेव फंक्शन बोल लो या रेडियल वेव इक्वेशन बोल लो, रेडियल वेव इक्वेशन। इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर जो भी इक्वेशन है वो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है, साई इज ए फंक्शन ऑफ आर, मतलब साई की वैल्यू सिर्फ आर पे है, कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं है, सिर्फ वेरिएबल कौन है, आर। उसको कहते हैं रेडियल इक्वेशन। अब ये क्या है, और जो इक्वेशन आई उनको बोला गया एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन का मतलब हुआ एंगुलर वेव इक्वेशन। एंगुलर वेव इक्वेशन का मतलब हुआ ऐसी, एक मिनट रुक जाओ, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ऐसी इक्वेशन जो सिर्फ फंक्शन है थीटा और फाई का, ये थ्री डायमेंशनल एंगल है, थीटा और फाई, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल एंगल है। इन इक्वेशन में आर नहीं आया है, फाई और थीटा आया है। तो उन्होंने कहा कि यार जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो दो तरह की इक्वेशन मिलती हैं, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। अब जब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू आएगी किसकी, साई की। भाई इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू मिलेगी। तो साई की वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, या तो ऐसा होगा कि साई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, मगर जब आप सॉल्व करते हो तो उसकी वैल्यू जीरो भी मिलती है कि नहीं भाई, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, निगेटिव वैल्यू मिलेगी, जीरो भी मिलेगी कभी कभी। यही कांड यहां पे हुआ। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें जीरो भी मिलेगी और जीरो नहीं भी मिलेगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे एक इक्वेशन दी गई, काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी,
तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ऐसी इक्वेशन जो सिर्फ रेडियस ऑफ एटम पे डिपेंड कर रही थी उनको बोलते हैं रेडियल वेव इक्वेशन या रेडियल फंक्शन, ठीक है। उसको भी सॉल्व करेंगे तो साई की वैल्यू आएंगे। अब साई की तीन तरह की वैल्यू पॉसिबल है, निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। इसी तरह से वो इक्वेशन जो थीटा और फाई पे डिपेंड कर रही है उनको भी सॉल्व करेंगे तो उसकी भी वैल्यू आएंगी, कुछ जीरो आएगी, निगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो लोगों ने कहा यार जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताओ। तो गौर सुनना, जो इसके सॉल्यूशन का जीरो है, रेडियल वेव फंक्शन के जो सॉल्यूशन का जीरो है उसको कहा जाता है रेडियल नोड। साई की वैल्यू जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है साई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको कहा गया रेडियल नोड। रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड। ये रेडियल स्पेरिकल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सर्कुलर होता है, ऐसा सर्किल के फॉर्म में चलेगा। क्योंकि हमारे हाथ में रेडियस है ना, और तो है नहीं, तो रेडियस है तो सर्कुलर होता है, सर्किल के फॉर्म में चलता है। और इसका फार्मूला निकाल के ये दिया गया, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी इसी जगह पे लिख इसलिए दे रहा हूं कि सारा डाटा एक जगह पे आ जाए। इसकी वैल्यू आगे निकाली गई n-l-1। अब इधर इसको जो सॉल्व किया कुछ वैल्यू आई और जीरो भी आया। इसके जीरो को कहा गया एंगुलर नोड या प्लेनर नोड। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आई एल। इस पर अभी हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे नोट पे। अभी मैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं। तो हमें क्या हुआ, हमें एक इक्वेशन दी गई, मैंने क्या किया, उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पे दो तरह की इक्वेशन आ गई, रेडियल वेव इक्वेशन जो सिर्फ आर पे डिपेंड करती हैं, एंगुलर वेव इक्वेशन जो सिर्फ थीटा और फाई पे डिपेंड करती हैं। इसको सॉल्व करोगे तो भी साई की तीन तरह की वैल्यू पॉसिबल है, प्लस माइनस जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो भी। इसमें जब साई जीरो आया तो उसको नाम दिया गया रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड, क्योंकि ये सर्किल के फॉर्म में थे, वो क्लाउड सर्किल के फॉर्म में एब्सेंट था। और इसको जब कहा गया तो एंगुलर नोड या प्लेनर नोड। ये आर्बिटल के अंदर का नोड है, इसके पॉइंट भी लिख देता हूं। ये जो है आर्बिटल के अंदर का नोड है, मतलब ये विद इन द आर्बिटल पाया जाता है, आर्बिटल के अंदर पाया जाता है। ये वाला नोड होता है विद इन द आर्बिटल, विद इन द आर्बिटल। अब आप लोगों को तो नॉलेज है, आर्बिटल आर्बिटल सब पता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। ये आर्बिटल के अंदर होगा, और ये जो होता है दो आर्बिटलों के बीच में पाया जाता है, बिटवीन द आर्बिटल होता है ये बिटवीन द आर्बिटल होता है। आर्बिटल के अंदर इस तरह का नोड मिलता है, आर्बिटलों के बीच में खाली जगह इस तरह की होती है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल देंगे। अच्छा, अब वापस आते हैं। तो अब इस जगह मैंने लिखा, देखिए इसको हम लोग ने सॉल्व कर दिया और ये वैल्यू आ गई। अब जब सॉल्व किया ये वैल्यू आई, उन्होंने कहा ठीक है यार आ गई, मान लिया। अब देखो ये जो वैल्यू इधर आई है और ये जो वैल्यू इधर आई है, इनका भी तो कुछ बताना पड़ेगा। जीरो वाले को तो डिफाइन कर दिया, अब जो हमारी वैल्यू नॉन जीरो है उनको भी डिफाइन करना पड़ेगा। उन नॉन जीरो में से कुछ वैल्यू उन्होंने छोड़ दी। मैथमेटिकल तो वैल्यू पॉसिबल थी, मगर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कुछ वैल्यू पॉसिबल नहीं थी, उनको छोड़ देते हैं। और जो वैल्यू उन्होंने सेलेक्ट की उनके नॉमेनक्लेचर किए। तो उन्होंने कहा कि यार इसमें तीन तरह की वैल्यू है। एक तरह की वैल्यू का नाम रख दिया, जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आई, देखो जैसे x की खूब सारी वैल्यू निकली, y की खूब सारी वैल्यू निकली, z की खूब सारी वैल्यू निकली, बहुत सारे वेरिएबल है ना। तो उन्होंने x की जो बहुत सारी वैल्यू निकली, इन्होंने कहा ये वैल्यू जो है इनका नाम रख दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
क्यों? क्योंकि जो साई की वैल्यू निकल रही है वो एटम के अंदर बता क्या रही है, ये भी तो बताओगे कि एटम के अंदर क्या बता रही है। तो उन्होंने उन नंबरों का नाम रख दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कुछ दूसरे तरह के नंबरों का नाम लिख दिया। मान लो जो वाई की वैल्यू निकल के आई, तो जो वाई की वैल्यू निकल के आई उनका नाम रख दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर। जो जेड की वैल्यू निकल के आई उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो हमारे वेरिएबल है ये दोनों, तो इसमें जो नंबर सेलेक्ट किया गया, इसमें जो वैल्यू निकल के आई उनको कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसमें जो नंबर सेलेक्ट किए गए उनको कहा गया है एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अब जरा देखो, अब अगला पॉइंट समझो क्या हुआ। देखिए, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, सॉरी इसको फिर से लिखते हैं, 3 टाइप ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ solution of Schrodinger wave equation defined as follows। 3 टाइप की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, उनको इस तरह से डिफाइन कर दिया गया। जैसे x की वैल्यू, तो x की बहुत सारी वैल्यू आई, y की बहुत सारी वैल्यू आई, z की बहुत सारी वैल्यू आई। तो x की वैल्यू का नाम रख दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। x की वैल्यू का सपोज करो नाम रख दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कलेक्टिवली इन सारी वैल्यू को क्वांटम नंबर कहा गया और उनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे एक बात आपको समझ में आ गई। वो बात क्या समझ में आ गई कि स्पिन क्वांटम नंबर इसका सॉल्यूशन नहीं है। मैंने लिख दिया है कि 3 टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यू को इन्होंने एक नाम दिया क्वांटम नंबर और उसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 3। इसका मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का स्पिन क्वांटम नंबर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, ये देख लो। अब लोगों ने कहा ठीक है यार, अभी तक कितनी बात पता चली जरा समझो। अभी तक ये पता चला कि भाई आप ये कह रहे हो कि एक एटम में, ठीक है, एक एटम में कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है, क्योंकि साई की वैल्यू आपने 0 निकाल दी और आपने कुछ नहीं बताया, और आपने कहा है कि बहुत सारे नंबर मिले हैं, उन नंबर को कलेक्टिवली हमने क्वांटम नंबर कह दिया है और उन नंबर का क्लासिफिकेशन ऐसे कर दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बस इतनी बात अभी तक हम लोगों ने की है। अब यार एटम कहां है, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, प्रोटॉन कैसे हैं, क्या है, ये अभी कुछ नहीं है। अब जब इस नंबर को एक्सप्लेन किया जाएगा तब कि ये नंबर बता क्या रहा है, तो अब एक एक करके इन नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हुआ कि यार ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको तुमने नाम दिया है ये क्या है, ये क्या बताता है। तो अब इन्होंने एक्सप्लेनेशन चालू किया कि ये जो नंबर है, ये जो डाटा है, ये क्या क्या एक्सप्लेन करेगा। तो जरा देखो, गौर सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा। हाँ, नहीं नहीं,
अच्छा, अगल बगल छाप लो या नीचे छाप लो, जहां आपके पास कॉपी हो। हमारी कॉपी पे वहां जगह थी, मैंने छाप दिया। अब जरा देखो यार, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इन्होंने कैसे किया, गौर समझो। इन्होंने सबसे पहले ये बात लिखी, सबसे पहले ये बात लिखी, दिस नंबर इज सिमिलर टू बोहर्स ऑर्बिट नंबर। इन्होंने कहा ये नंबर बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से बोहर का ऑर्बिट नंबर है। जो बोहर का ऑर्बिट नंबर जैसे काम करता है वैसे ही हमारा ये वाला नंबर काम करता है। कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ बेटे, क्या कह रहे हो? वेट बेटा, वो फैन ऑन कर दो, खींच दो। हाँ, तो इन्होंने बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जिस तरह से बोहर का ऑर्बिट नंबर काम करता है। इसी वजह से इन्होंने इसका रिप्रेजेंटेशन एन कहा। इन्होंने कहा यार हम भी इसको इसीलिए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने बस इसका नाम अलग कर दिया, नॉमेनक्लेचर अलग कर दिया। बोहर ने उसका नॉमेनक्लेचर किया था ऑर्बिट, इन्होंने इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया सेल। नॉमेनक्लेचर डिफरेंट है। हाँ, वो ऊपर लिख दिया ना। वैल्यू डाटा सेम बताएगी, वैल्यू डाटा सेम बताएगी, मगर नॉमेनक्लेचर अलग अलग है। जैसे हम आए या तरुण सर आए या एमडी सर आए या कोई भी सर आए, वो नीट के बारे में डाटा तो सेम ही देगा ना, मगर नाम अलग, रिप्रेजेंटेशन अलग है। मैं आऊंगा तो कुछ अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन करूंगा, मगर लगभग 90% रिप्रेजेंटेशन सेम होगा। क्यों? वो भी आएंगे तो बताएंगे कि ये क्वेश्चन इस साल में आया है, हम भी आएंगे तो वही बताएंगे, बस बताने का तरीका अलग हो सकता है, मगर बताएंगे सेम बात। तो इन्होंने कहा कि यार जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे बोहर का ऑर्बिट नंबर काम करता था, मगर ये हमने खोजा है तो हम अपना नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो इन्होंने इसका नाम रखा सेल। इन्होंने कहा यार इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, कभी फ्रैक्शनल नहीं होगी, इसकी वैल्यू सिर्फ होल नंबर में होगी। होल नंबर में जीरो आता है कि नहीं आता है? तो फिर नेचुरल नंबर होगी, क्योंकि मुझे ये कंफ्यूजन रहता है कि होल नंबर में आता है कि नेचुरल नंबर में, किसी एक में आता है एक में नहीं आता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6। इन्होंने कहा जो हमारा सेल है ये 1 2 3 4 5 6 है। लोगों ने कहा यार ठीक है, उनका जो एन था वो सर्कुलर पाथ को बताता था, आपका एन सेल को बता रहा है, तो मतलब ये नंबर 1 2 3 4 है, ये क्या दिखाएगा? तो उन्होंने अब इसको थोड़ा सा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में डाला। कैसे डाला देखो, गौर समझते जाइएगा, ये पॉइंटर मैं लिखता जा रहा हूं। अब अगले पेज पे चलो। इन्होंने कहा यार एन जो है वो नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर बहुत सारे सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। भाई सिमिलर टू बोर है तो सिमिलर टू बोर चल रहा है, नॉमेनक्लेचर अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6। अब ये एटम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी को बताएगा? तो ये सिमिलर टू बोहर है, तो बोहर का एन क्या बताता था? रेडियस ऑफ एटम, रेडियस वाले फार्मूले में एन था, एनर्जी वाले फार्मूले में एन था, ये बताएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि यार ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको बताता है? तो इन्होंने कहा भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो रेडियस ऑफ या साइज ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? साइज ऑफ एटम के बारे में देगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देगा, कि भाई उसकी एनर्जी कितनी है। क्यों? सिमिलर टू एन है, बोर है। तो उन्होंने कहा कि यार ये एन आप क्या क्या बताएगा? तो इन्होंने कहा भाई देखो, एन एनर्जी को बताएगा, एन एटम का साइज बताएगा, जैसे बोहर का एन वैसे ये एन, सिमिलर टू बोहर कर दिया। इसी वजह से आप लोग या कोई भी कंफ्यूज रहता है, जब बोहर पढ़ाता है तो भी सेल बोलते हैं, यहां पढ़ाते हैं तो भी सेल बोल देते हैं,
रियलिटी में बोर को इस नाम का पता नहीं था, मगर अपने लिए सब जायज है, क्योंकि हम लोगों को जाके पेपर में लिखना है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट गलत चलते रहते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं खुद बोल देता हूँ कभी कभी। तो वो आर्बिट था, ये सेल है, मगर सिमिलर है, इसलिए वहां चाहे सेल बोलो चाहे आर्बिट बोलो, सारी वैल्यू सब सेम ही चल रही होती है। रिप्रेजेंटेशन भी सेम कर रखा है इन्होंने। अच्छा, सेम रिप्रेजेंटेशन सेम चीज है, तो उन्होंने कहा ठीक है यार। अब इस चीज को इन्होंने ऐसे बता दिया। अब इसके बाद आया दूसरा कि ठीक है यार, ये नंबर क्या क्या बता रहा है, अब हमारे दिमाग में छप गया। ये नंबर ये बता रहा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सेल हैं। अब हम सर्कुलर पाथ वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बोर ने नाम दिया था। अब भाई सबका अपना अपना है, तो उन्होंने अपना अलग नाम दिया। उन्होंने कहा इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सेल होते हैं, जिनके नंबर 1 2 3 4 होते हैं। ये जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, मगर बहुत सारे हैं, इन्फिनाइट तक। फिर पूछा गया कि भाई ये नंबर क्या बताएगा। हाँ बेटा, हाँ पूछो। नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टेबिलिटी को नहीं बताता। एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन्होंने कहा प्रभु ये नंबर क्या बताएगा, वो नंबर क्या बताएगा, आपने बता दिया। उससे हमें इतनी बात पता चल गई कि एटम के चारों ओर बहुत सारे पट्टे हैं, सेल हैं। उन सेल को 1 2 3 4 5 6 बोला जा रहा है, ये बात पता चल गई। और इससे ये पता चल गया कि यार न्यूक्लियस से लेके लास्ट सेल तक की डिस्टेंस है, वो एटम की रेडियस हो जाएगी, एटम का साइज बता देगा, एनर्जी बता देगा, और कुछ नहीं पता चला। अब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर देखो क्या बताता है। इन्होंने कहा कि यार ये जो है, गौर सुनते जाइएगा, इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ एल डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एन। इन्होंने कहा ये जो एल है वो एन पे डिपेंड करता है। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो मान लेंगे, कैसे डिपेंड करता है। तो इन्होंने कहा एल की जो वैल्यू है वो 0 to n-1 तक जाती है, 0 to n-1 तक जाती है, जैसे ये लिखा हो। अब x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू क्या है, x पे डिपेंड कर रही है कि। और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू से एक कम। ये देखो, n की वैल्यू से एक कम। तो इसी तरह से इन्होंने ये लिख दिया कि भाई जो l है, l की जो वैल्यू होगी वो 0 to n-1 होगी। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब क्या हुआ। तो इन्होंने देखो मतलब समझाया। इनका कहना था कि यार यदि n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब सेल नंबर 1 है कि नहीं। तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। वैल्यू 0 आ रही है, तो उन्होंने कहा ठीक है मान लेते हैं, ये एक नंबर आ रहा है निकल के। अब ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी हमें ये भी बताना पड़ेगा, अभी तो नंबर से नंबर आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो मान लेते हैं कि भाई पहले सेल में एक वैल्यू आई, इनसे पूछा गया n इक्वल टू 2 होगा, मतलब सेकंड सेल। तो इसमें n l की वैल्यू कितनी आएंगी, तो 0 से कहां तक जाना है, एक कम तक, तो 0 और 1 ऐसे। तो इन्होंने कहा यार ये बताओ, ये नंबर तो हमें समझ में आ गया कि n की वैल्यू ये डालेंगे तो l की वैल्यू ये आएगी, तो नंबर निकालना तो हमने सीख लिया, मगर ये एटम के अंदर क्या बता रहा होगा। भाई एक नंबर से दूसरा नंबर निकालना हमने सीख लिया, n की वैल्यू ये डालते जाओ, y की वैल्यू ये आती जाएगी, ये तो हम सीख गए। मगर ये एटम के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो जरा गौर से देखो। इन्होंने कहा यार इसका पहले नॉमेनक्लेचर करो। उसका नाम रखा गया सेल, इसका नाम क्या रखा गया, गौर से देखो। सेल के अंदर दो वैल्यू आ रही हैं, एक सेल में दो वैल्यू, एक सेल में तीन वैल्यू, चार वैल्यू। देखो n इक्वल टू 2 में इसकी दो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसका नाम उन्होंने रख दिया सब सेल, क्योंकि सेल के अंदर का पार्ट एक्सप्लेन कर रहा है वो। तो इन्होंने कहा कि यार इसका नाम रख दो, एल को क्या नाम रख दिया गया, सब सेल। तो यार उन्होंने कहा वहां तो आराम था,
n इक्वल टू 1 आया तो तुमने उसका कह दिया फर्स्ट सेल, सेल एक कॉमन नेम हो गया। n इक्वल टू 1 आया तो तुमने कह दिया पहला है, सेल है। n इक्वल टू 2 आया तो दूसरा है। अब यहां तो यार 0 1 2 3 आ रहा है, तो तुम क्या कहोगे? सबसेल 0, सबसेल 1, सबसेल 2, सबसेल 3? तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी रहता फैला है। तो सबसेल के नीचे जो नंबर है 0 1 2 3 उनका भी नॉमेनक्लेचर कर दिया। सबसेल एक जर्नल टर्म हो गया, एल को सबसेल कहा गया। अब एल की वैल्यू कितनी है? 0 भी है। एल की वैल्यू कितनी है? 1 भी है। आगे और भी वैल्यू आएंगी। तो इन्होंने क्या किया? नॉमेनक्लेचर कर दिया कि यदि कहीं 0 लिखा हो तो उसका नाम हमेशा लेंगे हम लोग एस सबसेल। यदि कहीं 1 लिखा हो तो इसका नाम लिख देंगे पी सबसेल। यदि कहीं 2 लिखा हो तो उसको हम लोग लिख देंगे डी सबसेल। यदि कहीं 3 लिखा हो तो उसको हम लोग लिख देंगे एफ सबसेल। और यदि कहीं 4 लिखा हो तो उसको हम लोग लिख देंगे जी सबसेल। और यदि कहीं 5 लिखा हो तो उसको हम लोग लिख देंगे एच सबसेल, सो ऑन। तो क्या हुआ जरा गौर से समझो, अभी भी थोड़ा सा रहता है मगर अभी खत्म करूंगा तब रहता नहीं रहेगा। इन्होंने कहा ठीक है यार, एन क्या है? एन न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत बड़े बड़े पट्टे हैं जिनको सेल कह दिया। तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा दिमाग में बना, ठीक है भाई तुम ये बता रहे हो। उनसे पूछा गया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है? तो इन्होंने कहा इसकी वैल्यू एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और किसी भी सेल के लिए इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 2 3 4 कुछ भी निकल सकती है। तो मैंने कहा किसी भी सेल के लिए एल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल फॉर एनी सेल। किसी भी सेल के लिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? लास्ट वैल्यू ये होती है, n-1 से ज्यादा नहीं हो। इसका मतलब L की वैल्यू कभी n से बड़ी हो ही नहीं सकती है। देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? n-1। इसका मतलब ये हुआ कि L ऑलवेज ग्रेटर देन L होगा, है कि नहीं है? अच्छा, उन्होंने कहा यार ये सारी बातें तो ठीक है, अब आप ये बताओ उस सेल के अंदर ये क्या बताएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू समझ गए, न्यूमेरिकल वैल्यू का तुमने नॉमेनक्लेचर कर दिया, ये भी ठीक है कि भाई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सेल कह दिया था, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को सबसेल कह दिया। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट टाइप की है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो तुमने 0 वाले का नाम एस सबसेल लग दिया, 1 वाले का नाम पी सबसेल लग दिया, 2 वाले का नाम डी सबसेल लग दिया। मगर ये एटम के अंदर, सेल के अंदर क्या दिखाएंगे हमें, किस चीज को बताएंगे? तो इन्होंने कहा यार ये कुछ ऐसा है। अब देखो फिगर थोड़ा सा ड्रा हुआ, देखिए हमारे पास ये कोई सेल है, ये देखिए हमारे पास ये एक सेल है। उन्होंने कहा देखो यार ये एक सेल है। अब सेल एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें जो है सपोज करो ये n=2 की बात चल रही है, n=2 की बात चल रही है, तो l की वैल्यू कितनी आएंगी? तो उन्होंने कहा इस सेल्स के अंदर 2 सब सेल है, ये इस सेल के अंदर 2 इलाके हैं। एक इलाका मान लो ये है, एक इलाका ये है। हाँ बच्चे, ना भाई उनको कैसे दिखेगा जब हमें नहीं दिखा, है कि नहीं? तो उन्होंने भी मन की आंखों से देखा मैथ के कोऑर्डिनेट। अब जरा देखो, इन्होंने कहा कि यार सेल के अंदर
दो ऐसे इलाके हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक हम लोग का ये इंस्टीट्यूट है, ठीक, एक फ्लोर, ये कौन सा नंबर का फ्लोर है, इसका नाम नीचे वाला 5 है। तो आपने कहा कि यार इंस्टीट्यूट, ये पूरी बिल्डिंग हो गई, तो ये सेल हो गया, पूरी बिल्डिंग हमारी सेल हो गई। इसके अंदर बच्चों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां है, जबकि इसके अंदर कितने फ्लोर है, 9 है। तो मैंने कहा बच्चों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां है, तो तुमने कहा एक काम करो, 6 और 5th में है। तो ये 5th और 6 है, और भी सब सेल है, मगर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ तो तुम लोग तो 6 में हो ना, हाँ ठीक है। तो गौर से सुनो, अरे बात सुनो। तो इन्होंने कहा कि यार सेल के अंदर भी कोई पार्ट होता है और उस पार्ट में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सेल एक बहुत बड़ा एरिया है, उनका कहना था कि सेल एक बहुत बड़ा एरिया है, छोटा सा एरिया नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है। उस छोटे बड़े एरिया में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इस वाले पार्ट में है, जिसको सबसेल कहा गया, एस और पी। जबकि एरिया कितना बड़ा है, इतना बड़ा, मगर इतने बड़े एरिया में दो ऐसी जगह हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, उनका ये कहना है। तो उन्होंने कहा यार ये सब सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उन्होंने कहा वो क्या कर रहा है, सेल के अंदर वो पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, जबकि एरिया उसके पास बहुत सारा है, मगर उस जगह पे प्रोबेबिलिटी हाई है। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, आपकी बात मान ली। अब जरा गौर सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। किसी भी सेल में कितने सब सेल होंगे, ये कैसे पता लगाओगे, आपने कह दिया इसकी वैल्यू कहां से चलेगी, 0 to n-1। तो देखो, नंबर ऑफ सब सेल इन एनी सेल, किसी भी सेल में कितने सब सेल होंगे, तो पहले आपको दिखा देते हैं फिर लिखते हैं। देखो n इक्वल टू कितना है, 1, l की कितनी वैल्यू आई, 1, वैल्यू नंबर 1, n इक्वल टू कितना है, 2, l की कितनी वैल्यू मिली, 2, जितनी वैल्यू मिली उतने सब सेल है कि नहीं। इसका मतलब एन एल इक्वल टू कितना होगा, 3, तो एल की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 3, n-1 तक जाना है, 0 इंक्लूड कर लेना है। तो उधर तुमने एक माइनस किया, इधर तुमने एक बढ़ा दिया, क्योंकि n में 0 होता नहीं है, तो बराबर n हो गया। तो किसी भी सेल में कितने सब सेल होंगे, वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर, मतलब n। यदि मैं तुमसे पूछ दूं कि 11 नंबर का जो सेल होगा उसमें कितने सब सेल होंगे, बस 11 होंगे। ठीक है, 100 नंबर का सेल होगा उसमें कितने सब सेल होंगे, 100 होंगे। अब इतने पॉसिबल इलाके होंगे जहां इलेक्ट्रॉन रहेगा, और भी इलाके हैं उसके पास, मगर वो इलाके सिर्फ बताए जा रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे इसमें देखो कितनी जगह है, इसके बाद बहुत सारे इलाके हैं, मगर सिर्फ वो इलाके बताए गए जिनमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, उनका नाम रखा गया है सबसेल। तो किसी भी सेल में कितने सबसेल होंगे, जितनी n की वैल्यू होगी, जिस सेल में पूछ रहा होगा उतने ही सबसेल होंगे। उनके नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने पीछे कर रखे कि हाँ भाई उनके नॉमेनक्लेचर क्या है। तो लोगों ने कहा ठीक है यार, इसका मतलब तुम ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां मिलेगा, ओरिएंटेशन। क्यों, वो थीटा वाला है ना, तो थीटा तो ओरिएंटेशन को बताएगा, 2D या 3D। तो एल जो है, एल रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ सबसेल, कि सबसेल का ओरिएंटेशन कहां है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन किस जगह है। उन्होंने कहा ठीक है यार, आपने कहा हमने मान लिया। अब आप बताओ एम क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो तुमने तीसरा वाला बताया है, ये नंबर क्या बताता है। तो इन्होंने कहा देखो यार, ये क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ एम डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ एल।
क्या होगी? तो इन्होंने कहा m की वैल्यू जो होगी -l से शुरू होगी +l तक जाएगी, या कह सकते हो +l से शुरू होगी -l तक जाएगी। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही होते हैं, मगर इन जनरल हम लोग ये वाला लिखते हैं। सही दोनों है, चाहे आप प्लस से चालू करके माइनस तक जाओ या माइनस से चालू करके प्लस तक जाओ, मगर ये होता है कि सब लोग एक ही जैसा लिखो जैसे समझने में दिक्कत ना आए, इसलिए हम -2 लिख रहे होते हैं। नहीं तो दोनों में से कोई भी लिखो सब सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, आप कह रहे हो मान लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि यदि कहीं पर l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। -0 + 0 0, तो 0 ही होता है। उन्होंने कहा भाई बात सही कह रहे हो, आप कहोगे हम मानेंगे। तो इन्होंने कहा ये क्या होगा? तो भाई माइनस से चालू करो प्लस तक जाओ। तो उन्होंने कहा ये भी ठीक है भाई। अब मान लो ये हो n इक्वल टू 2, तो एक नंबर से दूसरा नंबर कैसे निकाला जाए ये तो इन्होंने सिखा दिया कि भाई यदि l इक्वल टू 0 है तो m 0 आएगा, l इक्वल टू 1 है तो m -1 0 + 1 आएगा, n इक्वल टू 2 है तो m इक्वल टू -2 -1 0 + 1 + 2 आएगा। इनके नाम क्या है? 0 वाले का नाम क्या है? s सबसेल। इसका मतलब s सबसेल में m इक्वल टू 0 आ रहा है, p सबसेल में m इक्वल टू -1 0 + 1 आ रहा है, d सबसेल में m इक्वल टू -2 -1 0 + 1 + 2 आ रहा है। यही तो हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, वैल्यू निकालना हमने सीख लिया, एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू निकालना हमने सीख लिया। अच्छा, अब ये वैल्यू आती कितनी है ये भी चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, चेक करो, देखो एक है एक है, एक है तो 3 है, 2 है तो 5 है। इसका मतलब कुछ ऐसा चल रहा है, स्क्वायर में ये देखो, अब आप डालो 0 डालो 1 आया, एक वैल्यू मिली, 1 डालो 3 आया, 3 वैल्यू मिली, 2 डालो 5 आया, 5 वैल्यू मिली। तो किसी भी सबसेल में m की कितनी वैल्यू आएंगी? वो 12 + 1 आएंगे। यदि आप मेरे से कह दो कि l इक्वल टू 6 है तो उसमें m की कितनी वैल्यू आएंगी? तो 6 है तो 13 वैल्यू आएंगे, 6 है तो 13 वैल्यू आएंगे। इन्होंने कहा यार एक बात बताओ, n की वैल्यू का नाम तुमने सेल रख दिया, l का नाम सबसेल रख दिया, m के वैल्यू का भी कुछ नाम रखोगे? तो इनका भी एक कॉमन नेम दे दिया गया। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो यार m की वैल्यू का नाम, m का नाम रख दिया गया ऑर्बिटल। m का नाम क्या रखा गया? ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल। उन्होंने कहा यार ये कैसे पता चलेगा ये इसका ऑर्बिटल है या इसका है या इसका है? भाई तुमने ऑर्बिटल बोल दिया, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये p सबसेल का ऑर्बिटल है या s सबसेल का ऑर्बिटल है या d सबसेल का ऑर्बिटल है? ऑर्बिटल तो एक कॉमन नेम है, तो हमें कैसे आइडिया लगेगा ये किस सबसेल का ऑर्बिटल है? तो इन्होंने कहा हाँ यार यहाँ पे दिक्कत है, इसका नॉमेनक्लेचर और करो, ये तो कॉमन नेम है। तो फिर इन्होंने नॉमेनक्लेचर कर दिया, s सबसेल के ऑर्बिटल को s ऑर्बिटल कह दिया, p सबसेल के ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल कह दिया, और 3 है तो उनके नाम रखना शुरू करें। कैसे किए? अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखो। तो इसका मतलब देखो, ये नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ m है और ये भी है। अब आप समझ गए होगे, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी है। क्यों? क्योंकि अब आपने इसका ऑर्बिटल नाम रख दिया ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल, किसी भी सबसेल, सॉरी किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? क्यों? m को ही ऑर्बिटल कहा गया है, तो m की वैल्यू कितनी है? 12 + 1, तो ऑर्बिटल के नंबर भी कितने हैं? 12 + 1। ठीक है। अरे भाई, अरे प्रभु इधर देख लो यार, है ना, वो तो तब भी देख लोगे, कहाँ चला जाएगा? हाँ तो मोबाइल तो रहेगा ना, जाएगा तो नहीं ना यार, इधर देख लो, ये थोड़ी रहेगा, है ना। तो जरा देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबसेल 12 + 1, क्लियर है ये सब?
भाई m की जितनी वैल्यू ऑर्बिटल उतने, क्योंकि m की वैल्यू को ही ऑर्बिटल नाम दिया गया। अब प्रॉब्लम ये आई कि यार ऑर्बिटल आपने नाम तो दे दिया है, मगर हमें कैसे पता लगेगा कौन से सबसेल का कौन सा ऑर्बिटल है। तो उन्होंने उसका भी नॉमेनक्लेचर किया। उन्होंने कहा भाई देखो L इक्वल टू 0 का मतलब S सबसेल है, इसके अंदर आया M इक्वल टू 0, तो उन्होंने इसको कह दिया S ऑर्बिटल, क्योंकि एक सबसेल के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू आई है ना, एक से ज्यादा ही नहीं, तो इसमें हमें नाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये SP है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, क्योंकि एक ही आना है। तो इन्होंने यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की कोई बात ही नहीं की। इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। ऑर्बिटल का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट टाइप का बना देते हैं, दिखा देते हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। रियलिटी में एस ऑर्बिटल कैसा होता है? रियलिटी में एस ऑर्बिटल ये है, ये एस ऑर्बिटल है रियलिटी में। ये देखो, ये हमारा एस ऑर्बिटल है और यही एस सबसेल है। दोनों का रिप्रेजेंटेशन लगभग सेम है। क्यों? एक ही सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, इसलिए दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम है। बाकी सब में ऐसा नहीं होगा, इसमें सेम है। एस सबसेल कोई कहे तो भी यही बना दोगे, एस ऑर्बिटल कहे तो भी यही बना दोगे। अच्छा, अब जरा देखो यार, L इक्वल टू 1 मतलब P सबसेल, 1 वाले का नाम क्या रखा है? P सबसेल। अब इसमें वैल्यू निकल के आई 3, तो आपने ये तो बता दिया कि P सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, मगर अब तीनों की वैल्यू अलग अलग है, तो नॉमेनक्लेचर अलग अलग करना पड़ा। इन्होंने कहा कि यार ये देखो, ये हमारा XY प्लेन है, चलो जेड प्लेन भी इसी में खींच लेता हूं। देखो, ये X है, ये Y है, ये Z है। इन्होंने जो M इक्वल टू, अच्छा नाम अभी लिख देता हूं, इसको नाम दिया PX। अब गौर सुनना, ये प्लस ये माइनस, जो प्लस और माइनस है ये मैथ के कोऑर्डिनेट नहीं है, ये फेज है। कौन से फेज है? ये ध्यान रखना, मैथ के कोऑर्डिनेट नहीं है, ना किसी तरह का चार्ज है, ये वेव के फेज है। वेव के फेज मेंशन किए गए हैं आपके लिए, क्योंकि इनकी जरूरत केमिकल बॉन्डिंग में पड़ेगी, अपने को नहीं पड़ेगी। अब ये वाई एक्सेस है, यही लूप बनानी है सेम वाई एक्सेस पे, एक प्लस एक माइनस, इसको नाम दिया गया पी वाई। अब ये जेड एक्सेस है, वाई जेड एक्स, इसको नाम दिया गया पी जेड प्लस माइनस, ठीक है। और ये क्या है? पी जेड। इन्होंने कहा सर यार आप एक चीज अभी भी छुपा रहे हो, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, पी जेड है, मगर इनमें से जीरो कौन है, प्लस कौन है, माइनस। भाई किसका नाम क्या रखा है आपने? -1 वाले का नाम इन तीनों में से किसका रखा है आपने? पी एक्स किसको बोला? इसको बोला, इसको बोला, इसको बोला है। पी वाई किसको बोला है? तो इन्होंने देखो क्या कहा, गौर सुनना, अब खतरनाक बात है यहां। इन्होंने कहा देखो पीजेड इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमें पता है, मगर एक्स और वाई में से कौन सा +1 है, कौन सा -1 है, ये हमें नहीं पता है। कोई एक +1 है, कोई एक -1 है। जेड एक्सेस डिफाइन है, मगर इसमें से एक +1 है, एक -1 है, मगर आप ये नहीं कह सकते यही -1 है। क्यों? एक्स की वैल्यू x² = 4 आया था,
तो x इक्वल टू +2 -2 आ गया। इससे ये पता चल गया कि x की दो वैल्यू पॉसिबल है, एक +2 एक -2। मगर यार कौन सी वैल्यू किसकी है ये थोड़ी पता चल पाएगा। ये पता चल गया कि दो रूट है, एक +2 एक -2। तो यार ऐसा ही कुछ निकल के आ गया। अब हमें ये पता है एक -1 है एक +1, तो px -1 है या py -1 है ये हमें नहीं पता है। हमें ये पता है कि दोनों में से एक +1 है एक -1। तो कभी तुम अपनी तरफ से छाप मत डालना कि उसने कहा कि भाई +1 किसकी वैल्यू, तुमने जाके x px टिक कर दिया। px और py में से किसी एक की +1 है किसी एक की -1 है, मगर वो अभी तक डिफाइन नहीं है, इसलिए आप भी डिफाइन मत कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, p सबसेल है, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, -1 0 +1, उनका उठा के नॉमेनक्लेचर कर दिया कि -1 वाला जो है +1 वाला जो है वो px py है और 0 वाले को pz कहते हैं। अब इनका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे नहीं दिखाते हैं, हम उनको ऐसे दिखा देते हैं, px py pz। क्यों? ऑर्बिटल को कैसे दिखा देते हो? स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा दिया। अच्छा, इसी तरह से इसकी बात आई कि यार L इक्वल टू 2 है, तो ये क्या है? D सबसेल। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये लो छापो आप, मैं जरा पानी पी लूं फिर लिखता हूं। अभी तो चैप्टर ही चल रहा है यार। वो उसी के सोल्यूशन है जब उसको सॉल्व करोगे एनर्जी के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन दिखाओ तब बता पाएंगे फिर, है ना? एक बार क्वेश्चन दिखाना, ऐसे कैसे बता दे। अच्छा देखो, L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 है तो M की वैल्यू कितनी आई? -2 -1 0 +1 +2। अब यार इनका भी नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, तो देखो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे है। देखो जब ये XY प्लेन है तो ये हो गया dxy साइन, कोई भी दो अपोजिट पॉजिटिव कोई भी दो अपोजिट निगेटिव, आप मैंने जिसको पॉजिटिव किया आप चाहो तो उसको निगेटिव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये वेव के साइन है, क्योंकि मैथ्स के हिसाब से देखोगे तो गलत हो गया ना, इसीलिए मैं बार बार बोलता जा रहा हूं कि ये वेव के साइन है कि वेव ये प्लस वाला पोर्शन है ये माइनस वाला पोर्शन है। अब इसी चीज को यदि हम प्लेन चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा आसान ये होगा ना कि इसी को कॉपी कर दो, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? YZ और ये XY हो चुका है ना, तो ZX है यार। तो देखो ये है DXY ऑर्बिटल, ये है DYZ ऑर्बिटल, ये है DXZ ऑर्बिटल। अब ये X है ये Y है ये S है, प्लस माइनस DX² माइनस Y²। देखो एक प्लेन पे रिंग बनी है और उससे परपेंडिकुलर ये लूप बनी है, ये जेड एक्सेस है, तो इसको बोलते हैं DZ²। ठीक है, प्लेन पे क्या बना दो? रिंग बना दो, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लूप एक इसके नीचे परपेंडिकुलर लूप, ये DZ² है। तो यार इन्होंने इनके भी नॉमेनक्लेचर कर दिए ये। अब कौन किसका नाम है? तो सिर्फ ये डिफाइन है और कोई नहीं, इसको 0 कहते हैं और हम लोगों को कुछ नहीं पता है।
अब इसमें से गौर समझिएगा, इसमें से किसको क्या कहते हैं हमें नहीं पता है। डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनमें से कोई +2 है, कोई -2 है। कौन +2 कौन -2 नहीं पता। वाई जेड और एक्स जेड, इनमें से कोई +1 है, -1 है, हमें नहीं पता है। सिर्फ जेड वाला पता है कि डी जेड स्क्वायर की वैल्यू 0 है। बाकी किसी के नॉमेनक्लेचर नहीं पता है, बस ये पता है कि इनमें से एक +1 वाला है, एक -1 वाला है। तो इन्होंने बताया कि यार सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, तो ये हुआ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। कैसा होगा? अभी तक तो न्यूमेरिकल नंबर चल रहा था, अब देखो, अब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? इसका नाम तुमने रखा एस, इसका नाम रखा तुमने पी। अब इसके अंदर 3 ऑर्बिटल, इसके अंदर 1 ऑर्बिटल। उन्होंने कहा ये वाला जो पोर्शन है, सेल बहुत बड़ा, उसके अंदर एक पोर्शन सबसेल, सबसेल बहुत बड़ा, उसके अंदर एक पोर्शन ऑर्बिटल, यहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी 95% तक होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, और ये बहुत इजी है आपके लिए, जरा देखो बताता हूं। हाँ, अब जैसे इस इंस्टीट्यूट में, इस बिल्डिंग में हमारे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यार इस बिल्डिंग में बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कम आई। अब तुमने कहा बिल्डिंग छोड़ो, 6th में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि 6th फ्लोर में ही है। फिर मैंने कहा नहीं, 4th रूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई। फिर यदि मान लो कह दो नहीं, डेस्क ये जो भी होता है इसको बोलते हैं, इसमें पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो सबसे हाईएस्ट, यहीं बैठा, यहीं खड़ा हूंगा, वहां तो कहीं रहूंगा नहीं। तो यार इसी तरह से इन्होंने बताया कि एटम के चारों ओर बहुत बड़े इलाके हैं, सर्कुलर इलाके हैं, जिनका नाम सेल है। उन सर्कुलर इलाकों के अंदर कुछ छोटे इलाके हैं, जिनका नाम सबसेल है। उन छोटो इलाके के अंदर ऑर्बिटल नाम के इलाके हैं, मतलब एक रूम है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहां रहता है, इलेक्ट्रॉन वहां रहता है। तो इन्होंने ये बताया कि किस सबसेल में कितने मिलेंगे वो रूम, ये भी बता दिए कि किस सबसेल में कितने रूम मिलेंगे, ये भी बता दिया कि भाई ऐसा है, यदि पी नाम का सबसेल होगा तो इस तरह के रूम 3 मिलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। या डी नाम का सबसेल है तो 5 ऐसे रूम मिलेंगे, एफ नाम का सबसेल है तो 7 ऐसे रूम मिलेंगे। वो सारी बातें इन्होंने बता दी। तो इन्होंने क्या किया है, सिर्फ एड्रेस डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, कैसे रहता है अभी चर्चा नहीं है, कैसे अरेंज होगा अभी चर्चा नहीं है, ये है कि यहां मिलेगा, बस ये मिलेगा चल रहा है कि भाई ऐसा है, न्यूक्लियस के इतनी दूर पे मिलेगा, क्योंकि एन की वैल्यू मिल गई तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस मिल गई। तो देखो न्यूक्लियस से इतनी दूर पे सर्कुलर पाथ पे मिलेगा, इतने बड़े सर्कुलर पाथ पे मिलेगा। जैसे ही तुमने सबसेल बता दिया तो उन्होंने कहा इस सर्कुलर पाथ के इस पोर्शन में मिलेगा। जैसे ही तुमने एम बता दिया तो उन्होंने कहा इस पोर्शन के इस पोर्शन पे मिलेगा। बस इतना बताया है अभी तक, हम लोगों ने इतना डिफाइन किया है, और कुछ नहीं बताया है। तो वह ठीक है यार, आप कह रहे हो मान लेते हैं कि कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अब ये हुआ कि यार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये सारी बातें बता रही है कि हाँ भाई कितने पोर्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है और कैसे कैसे निकालोगे। तो अब बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर की कि यार ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। ये जोड़ा गया है बाद में, जब, हाँ नहीं अभी तो है, ये ये जोड़ा गया है बाद में। तो बाद में क्या जोड़ा गया है, रुक जाओ आपको सही समय पे छोड़ देंगे, परेशान ना हो। अरे बहुत बड़ा चैप्टर है।
अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, वैसे स्टूडेंट लाइफ में ये होता है, क्योंकि मजा तो कहीं और होता है ना? पढ़ाई में कहाँ मजा होता है, बच्चों को पढ़ाई में कहाँ मजा आता है। हाँ, तो चलो इधर आओ, आप बताएंगे नहीं, ऐसा है, इतनी जल्दी नहीं फंसा सकते हो। स्पिन क्वांटम नंबर जरा देखो, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के वो 3 सॉल्यूशन थे। जब बात आई इलेक्ट्रॉन के भरने की, ये क्वांटम नंबर बाद में आया है, ये क्वांटम नंबर बाद में आया। जब इलेक्ट्रॉन के फिल करने की बात आई, तब एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तब ये क्वांटम नंबर बना कि एक ऑर्बिटल में, आप लोग तो मान लो टैलेंटेड हो, वो कम है, आपको तो पता ही है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हुआ कि यार एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनकी स्पिन क्या रखी जाएगी, दोनों सेम स्पिन में होंगे या अपोजिट स्पिन में होंगे। तब स्पिन क्वांटम नंबर की बात आई कि नहीं यार, एक क्वांटम नंबर और डिफाइन करो। तो स्पिन क्वांटम नंबर में क्या है, जो अपवर्ड है उसकी स्पिन को हम लोगों ने प्लस हाफ से रिप्रेजेंट किया है, जो डाउनवर्ड है उसकी स्पिन को हम लोगों ने माइनस हाफ से रिप्रेजेंट किया है। और ये क्या है, ये सोल्यूशन नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ध्यान रखिएगा, ये वैसे मैं लिख चुका हूं, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, वो मैग्नेटिक बिहेवियर को बताता है कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। प्लस हाफ, अपवर्ड के लिए इन्होंने प्लस हाफ साइन बना दिया, डाउनवर्ड के लिए उन्होंने माइनस हाफ का रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखे तो उसके लिए प्लस हाफ बनाओ, यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखे तो उसके लिए माइनस हाफ बनाओ। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर का रिप्रेजेंटेशन है, वो भी किसके, जेड एक्सेस के लॉन्ग, क्योंकि वही वाली एक्सेस डिफाइन है ना। तो ये क्या बताता है, ये बताता है मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग जेड एक्सेस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि क्लॉकवाइज के लिए उन्होंने +1 कर दिया, क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लियर है? अब जरा देखो यार, इस पर आपके यहां क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आपको क्वेश्चन भी करने होंगे। तो क्वांटम नंबर ने कुछ नहीं बताया है, क्वांटम नंबर में सिर्फ एड्रेस डिफाइन किया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस इलाके में मिलेगा, बस इतनी सी बात बताई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन उस इलाके में भरे कैसे जाएंगे, रखे कैसे जाएंगे। जैसे ये बता दिया कि 4 नंबर रूम में बच्चे मिलेंगे, अब इतने सारे बच्चे कैसे अरेंज किए जाएंगे, तो उसके अरेंजमेंट को भी तो देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को बताया गया 3 रूल से, अबव प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल एंड हंस रूल। इन तीनों ने क्या मिलकर बताया, इन तीनों ने बताया कि इन इलाकों में इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे, उनका अरेंजमेंट क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को कौन बता रहा है, ये बता रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ये देखो। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बताने से पहले कुछ पॉइंट बता देता हूं जो आपको आते हैं मगर एक जगह पे लिखे रहेंगे, जो मैंने बीच बीच में कहीं ना कहीं लिखे हैं वो एक जगह पे कर देता हूं। जैसे पहली बात, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल, किसी भी सेल में कितने सबसेल होंगे, n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर। जैसे आपको निकालने में दिक्कत ना आए, आप जल्दी जल्दी इस चीज को निकाल सको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल। अब गौर से देखो, मैं सेल में लिख रहा हूं जबकि वहां सबसेल में लिखाया है। सेल में कितने होंगे ऑर्बिटल के नंबर, तो वो कितना होगा, n²। आप चेक करके देख लो, देखो यहां पे चेक करो, n = 1, l = 0, 0, 1 का स्क्वायर 1,
एक वैल्यू है, देखो एक वैल्यू है। n इक्वल टू 2 तो 0 1 आता है ना, n इक्वल टू 2 तो क्या हुआ, तो देखो 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 स्क्वायर हो गया। n इक्वल टू 3 तो ये 3 वैल्यू आएंगी। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ऑर्बिटल किसी सेल में कितने होंगे, किसी सेल में ऑर्बिटल होंगे n स्क्वायर। अब किसी सबसेल में कितने होंगे, जैसे कंफ्यूजन ना आए, एक ही जगह पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, उसका फार्मूला या उसकी वैल्यू ये है। तो सेल में पूछा जाए तो n स्क्वायर डालोगे, सबसेल में पूछा जाए तो 2l+1 रखोगे। हाँ बेटे, अच्छा तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मन की आंखों से देखना था। एक है कि नहीं, अब जरा देखो, मन की आंखों से देखो, दिख रहा है सबको, है? अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबसेल। सेल में क्या है, ऑर्बिटल मिल गए, 2 का मल्टीप्लाई मार दो, ऑर्बिटल मिल गए, 2 का मल्टीप्लाई मार दो, ठीक है नहीं, ऑर्बिटल के नंबर में 2 का मल्टीप्लाई मार दो, ऑर्बिटल से डबल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो आ गए, इतनी बातें समझ गए, ये सारी बता रखी, मगर एक जगह पे कर दी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अच्छा, अब हमें ये बात पता चल गई, तो इन्होंने कहा यार इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए एटम कैसे बताओगे, तो उन्होंने बताया 3 चीजों से बताएंगे। एक, अबाउ प्रिंसिपल, दूसरा पॉलीज, तीसरा अब जरा देखो यार, इसमें सबसे पहले आपने ये वाला शायद उसमें भी पढ़ लिया होगा, वो कौन एक चैप्टर होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि शायद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये पढ़ाते हैं, ये और ये शायद बताया कि नहीं, ये नहीं, मगर ये और ये हम बता देंगे। तो देखो, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हो ना। अब जरा देखो बच्चों, बस इसके बाद आपको छोड़ देंगे। बहुत इजी है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, बस सिर्फ 3 मिनट, 3 मिनट में खत्म कर देंगे। एक्चुअल में जितना याद करके आया हूं भूल जाऊंगा, समझ नहीं रहे तो कर लो। आप ये चाहते हो ना कल आराम से आप इंजॉय कर पाओ तो कर लो, नहीं तो कल मेरा टाइम पूरा पढ़ाने में चला जाएगा। अच्छा, कल पार्टी चाहते हो तो 10 मिनट पढ़ लो, नहीं तो दूंगा नहीं। बस इसको पढ़ा लेना, ठीक है, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, नहीं तो कल क्या होगा ना, सारा टाइम फिर मेरा पढ़ाने में जाएगा, क्योंकि ये 3 ये है, नोड है, ठीक है। और वैसे क्या होगा, कल 1 घंटे में बच्चा हुआ खत्म हो जाएगा, तो 1 घंटे हम लोग मस्ती कर पाएंगे, नहीं तो पूरा टाइम पढ़ाने हो जाएगा। करना है, नहीं नहीं मन है, छोड़ो फिर, कल करो। नहीं, सैटरडे को नहीं, एक्चुअल में मुझे फ्राइडे की मेरी फ्लाइट है, मुझे जाना है इसलिए। हाँ बताओ भाई, पढ़ा दिया जाए।
चलो फिर बस रुक जाओ। एक्चुअल एक्चुअल में क्या है ना, यदि वो कैंसिल होती है तो उसमें 17-18 हजार रुपए का नुकसान होता है। वो इस टाइम कुंभ की वजह से जहां भी जाओ वहां फ्लाइट बहुत महंगी, वैसे भी 12-13 हजार रुपए की होती थी पटना की फ्लाइट, मगर इस समय वो 17 हजार, 18 हजार, 20 हजार चल रही है। हाँ, क्या कर रहे हैं? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग यहाँ कहाँ टहल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि आज समोसे नहीं बटेंगे यार, तुम मानते नहीं हो यार। अच्छा चलो, अच्छा छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, कल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो, कल भी खत्म हो जाएगा।
हेलो हेलो।